हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं ईवी बिल जनरेट कैसे किया जाता है या ईवी बिल होता क्या है। तो पहले मैं बता दूं, ईवी बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। ईवी बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल। अब इसका रिक्वायरमेंट क्यों आया, क्या रीजन था और कब ईवी बिल हमको जनरेट करना होगा, इसको आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि ईवी बिल बनाना क्यों पड़ता है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है और क्यों इसको लागू किया गया। फिर से सेकेंड हम लोग सीखेंगे ईवी बिल को जीएसटी पोर्टल से कैसे हम आसानी तरीके से ऑनलाइन जनरेट करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं ईवी बिल के बारे में। इसको समझने के लिए देखिए, ईवी बिल जो होता है यह इसका उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं। सपोज मान लीजिए मेरा कोई व्यापार है, मीन्स मेरा कोई बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है और मेरा जो बिजनेस है वो पडरौना में। और सपोज एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है पीके ट्रेडर्स, और उनका जो व्यापार है वह है कस्या में। नहीं समझ रहा क्या? हाँ चलिए, ठीक है, पहली बार पढ़ा रहे हैं इससे। सपोज मेरा बिजनेस है जो है पडरौना में और एक पिकेटेड है उनका बिजनेस है वो कस्या में। तो सपोज मान लीजिए कि जो पडरौना में जो व्यापारी है, सपोज यह व्यापार चलता है एसके ट्रेडर्स के नाम से, एसके ट्रेडर्स के नाम से। तो अगर यह सेल करते हैं, इसको सेल करते हैं या इनको यह सेल करते हैं, दोनों में कोई सेल करे, तो जाहिर सी बात है पडरौना से कसिया तक उस सामान को लेके जाना पड़ेगा या कसिया से पडरौना तक उस सामान को लेके जाना पड़ेगा। तो जो सामान सपोज हम खरीद रहे हैं, वह खरीद रहे हैं कितना, वह 50,000 से ज्यादा का खरीद रहे हैं। कितने से? 50,000 से ज्यादा का। अगर 50,000 का वो सामान ज्यादा का हमने खरीदा या 50,000 से ज्यादा हमने सामान बेचा, तो अगर हम ट्रांसपोर्टर का सहारा लेते हैं, मीन्स किसी व्हीकल का सहारा लेते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर किसी ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं और एक जगह से दूसरे जगह को माल भिजवा रहे हैं, अब कसिया से पडरौना या पडरौना से कसिया, तो उस समय होता क्या है, पहले क्या करते थे या प्रेजेंट टाइम इसमें क्या करते हैं लोग, जो सेल्स टैक्स वाले हैं, सेल्स टैक्स वाले हैं, उस गाड़ी को रोक देते हैं। और प्रेजेंट टाइम में होता क्या है, इस समय की बात करूं, जब भी 50,000 से ज्यादा का माल अगर गाड़ी में जा रहा है, तो सेल टैक्स वाले क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं क्या इन्होंने कोई ऑनलाइन बिल जनरेट किया है कि नहीं। ऑनलाइन बिल मतलब उन्होंने ईवे बिल, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको आज के क्लासेस में, ईवे बिल जनरेट हुआ है कि नहीं। ईवे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल, मीन्स आपको एक यूजर आईडी मिलेगा और उस यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप एक ईवे बिल जनरेट करोगे, जिसपे उस प्रोडक्ट का, उस व्हीकल का, उस पार्टी का सारा डिटेल रहेगा, जिससे आपने माल खरीदा है या जिससे माल आपने बेचा है। लेकिन यह ईवे बिल रिक्वायरमेंट कब पड़ता है, जब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी व्हीकल के थ्रू हम लोग लेके जाते हैं, मीन्स ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके हम लोग लेके जाते हैं। तो रास्ते में अगर सेल टैक्स वाले आ गए तो आपको ये बिल दिखाना पड़ेगा। कौन सा? नॉर्मल कंप्यूटर से टैली का नहीं, आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल जनरेट करना होगा। क्या रीजन है? क्योंकि होता क्या है, कई बार कस्टमर में, जो कस्टमर सपोज मान लीजिए ये एसके ट्रेडर्स हैं और जो पीके ट्रेडर्स हैं, खरीदा इन्होंने 2 लाख का, लेकिन बिल बना के इन्होंने दिया 1 लाख रुपए का। तो मतलब क्या होता है, वो टैक्स चोरी हो जाती है और दोनों आपस में ये लोग बांट लेते हैं। तो रीजन क्या था, गवर्नमेंट का था नो, जब भी आप गाड़ी में माल लेके जा रहे हो और जितने का माल लेके जा रहे हो उतने का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बिल होना चाहिए। लेकिन ये कब इशू आएगा, जब उस गाड़ी में 50,000 से माल ज्यादा होगा।
50,000 या 50,000 से ज्यादा होगा। अगर उससे कम है तो ऐसा रूल नहीं है कि आप ई वे बिल जनरेट कीजिए। क्लियर है? मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए, कोई पूछे तो आप बता सकते हैं ई वे बिल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, और इलेक्ट्रॉनिक बिल का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन हमको जनरेट करना पड़ता है। कब? जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, और उसमें उस ट्रांसपोर्ट में उस गाड़ी में 50,000 या 50,000 से ज्यादा माल होता है, उस समय हमको ई वे बिल जनरेट करना होता है। और वो भी ई वे बिल जो जनरेट करना होता है वह किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं जनरेट करना होता है, उसको ऑनलाइन ईवे सिस्टम पोर्टल पे जाके, जीएसटी पोर्टल पे जाके ही जनरेट करना होता है। उसके लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, तब आसानी तरीके से मीन्स जो हम लोग टैली में अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हम लोग बिल बना रहे हैं, ठीक है, या अदर किसी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सेम वैसा ही हमको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन भी रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। उस पर क्यूआर कोड भी आ जाता है, अगर वो चेक करना चाहता, वेरीफाई करना चाहता है तो तुरंत चेक कर सकता है कि रियल में बिल गलत है या सही। तो आसानी तरीके से हम लोग कभी भी अगर ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके एक जगह से दूसरे जगह माल भिजवा रहे हैं तो समझ जाएंगे वहां पे हमको ईवी बिल जनरेट करना होगा। लेकिन कंडीशन यह आता है कि सर ईवी बिल जनरेट कौन करेगा? तो देखिए, जैसे सपोज या बेचने वाले मीन्स ये सेल कर रहे हैं, और सपोज मान लीजिए जो एसके हैं वह परचेज करने वाले, खरीदने वाले, और बीच में एक ट्रांसपोर्टर है जिससे माल भिजवाया जाएगा। तो चाहेगा ईवे बिल तो जो बेचा है वो भी बना सकता है, ठीक है, चाहेगा तो ट्रांसपोर्टर भी बना सकता है, और चाहेगा तो जो खरीदा है वो भी बना सकता है। मीन तीनों में कोई एक बना देगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वह डाटा, वह रिसिप्ट किसके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्टर के पास, ठीक है, जो माल लेके जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे बैठा हुआ है और ये भी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, इसको भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। सबसे ज्यादा टेंशन किसको है, जो लेके जा रहा है, क्योंकि रास्ते में कोई रोक ना ले, ठीक है। लेकिन रियल में रिस्क तो तीनों का है, इनका माल है या जिम्मेदारी ली है पहुंचाने के लिए, और इन्होंने खरीदा है, ठीक है ना, मतलब तीनों में से कोई एक बना सकता है। अब मान लो ट्रांसपोर्टर के पास टाइम नहीं है तो मत बनाए, कोई दिक्कत नहीं, कौन बना सकता है, जो बेचा है। सपोज इनके पास भी टाइम नहीं है, कौन बना सकता है, जो खरीदा है। मतलब तीनों में से कोई एक बना देगा तो भी काम चल जाए। क्लियर है? अब चलिए, अब कैसे ईवे बिल जनरेट किया जाता है वो हम लोग करके देखते हैं। तो ईवे बिल जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। किसके? जीएसटी के पोर्टल। तो चलिए, ईवे बिल के जो पोर्टल है यह है, लिखेंगे ई वे बिल, यहीं पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, docs.evabill.gst.government.in, और यहाँ पे लिखा ईवे बिल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ईवे बिल सिस्टम, और जैसा हमने शुरू में पढ़ाया था, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यहाँ पे दिखाया भी जा रहा है। चलिए, अब हमको क्या करना है, हमको ईवे बिल जनरेट करना है। तो ईवे बिल जनरेट करने के लिए कहाँ जाएंगे, यहीं पे ऑप्शन है लॉगिंग, मीन्स जो जीएसटी पोर्टल पे काम करते हैं, जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है, वह ईवे बिल जनरेट करने के लिए ईवे बिल साइट पे एक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और उसी यूजर आईडी और पासवर्ड के सहारे वो लोग लॉगिंग करते हैं। क्या करते हैं? लॉगिंग करते हैं। तो चलिए हम कर देते हैं लॉगिंग। नहीं सुना है क्या? चलिए, उसके बाद अगला है यूजर नेम, उसके बाद अगला पासवर्ड, और उसके बाद से यहाँ पे कैप्चर कोड। तो चलिए हम यूजर नेम ले लेते हैं,
ठीक है, और उसके बाद से आ जाते हैं पासवर्ड। शो करा दे, हाँ हाँ, शो करा दे रहे हैं कि मालिक कहे बाबू रुक जाओ रहा है तुम्हारे पास। देख लें यार, हमें याद नहीं। जब हमको पढ़ाना होता तो मांग के लाते हैं। मेरे पास है क्या कोई कष्ट जो क्या, लो सब खेला हो गया, पूछ रहा पैसा लगता है क्या। प्रांशु का है, यहाँ पे हम लॉगिंग करते हैं इसको, लॉगिंग। देखिए जैसे मैं लॉगिंग किया तो यहाँ पे पूछा जा रहा है चेंज पासवर्ड, जो देखो नाम भी आ गया यहाँ पे, जीएसटी नंबर हमने क्या डाला, केवल यूजर आईडी और पासवर्ड, तो इनका जीएसटी नंबर भी आ गया। और नेम क्या है, आशुतोष ट्रेडर्स, और यूजर क्या है, टैक्स पेयर, टैक्स पे करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑप्शन है पासवर्ड को चेंज कीजिए, तो हमको पासवर्ड चेंज नहीं करना है, हम कर देंगे एग्जिट। ओके, और डिजिटल टैक्स पेयर आ गया यहाँ पे, और इसको क्लोज कर देंगे। कुछ ऐसा हमारा इंटरफेस आएगा। अब जनरेट कैसे करेंगे यह समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ईवे बिल जनरेट करने के लिए देखो इनका मेन यहाँ पे दिखाया जा रहा है डैशबोर्ड, हमको आना क्या है, यही पे एक ऑप्शन आता है ईवे बिल, क्या है, ईवे बिल, इस पे क्लिक करना है, और यही पे एक ऑप्शन है जनरेट न्यू, जनरेट न्यू पे क्लिक करेंगे, और जनरेट न्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आ गया। देखिए बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, एक एक करके बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऑप्शन ट्रांजेक्शन डिटेल, क्या है, ट्रांजेक्शन डिटेल, और यहाँ पे है सप्लाई टाइप्स। तो आप बताइए, हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था आउटवर्ड और इनवर्ड, मीन्स अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेंगे आउटवर्ड, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए लेंगे इनवर्ड। क्लियर है। सपोज हम सेल कर रहे हैं, क्या लेंगे, आउटवर्ड। क्लियर है ना। नेक्स्ट अगला है सब टाइप, सप्लाई कर रहे हो या आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हैं हम, सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आना है नीचे, और अगला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप मीन्स जो आप सेल कर रहे हो वह कौन सा, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, याद है आपको, हमने पढ़ाया था। तो आप बताइए अगर एग्जेम्प्टेड हो तो क्या लेते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, और टैक्सेबल हो तो टैक्स इनवाइस। इसमें भी पहले से बना के रखा गया है, क्या, टैक्स इनवाइस या बिल ऑफ सप्लाई, तो क्या है हमारा टैक्स इनवाइस। क्लियर है ना। अब आते हैं टैक्स इनवाइस, उसके बाद से अगला पूछा रहा डॉक्यूमेंट नंबर, वही नंबर देंगे जो इनवाइस हम लोग डालते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर डाल देंगे, और नंबर डालने के बाद से चलो मैंने कोई नंबर डाल दिया वैसे 222, ध्यान देना। उसके बाद से पूछा था डॉक्यूमेंट डेट, किस डेट का है, आज ही का है, क्योंकि यह 72 घंटे के बाद इनवैलिड हो जाता है। मतलब आज अगर बनाओगे तो वैलिड कब तक रहेगा, हाँ 72 घंटे तक। उसके बाद फिर से क्या करना पड़ेगा, वहीं पे न्यू बिल फिर से जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि 72 घंटे तक वैलिड होता है। तो यहाँ पे डेट हमारा क्या है आज, 22/7/2022। नेक्स्ट अगला है ट्रांजेक्शन टाइप, और ट्रांजेक्शन टाइप में हम लोग बाय डिफॉल्ट जो काम करते हैं सबसे ज्यादा किसमें काम करते हैं, रेगुलर में। लेकिन अगला एक ऑप्शन है बिल टू और शिफ्ट टू,
मैंने पढ़ाया था आपको, कल ही बताया था बिल टू और शिफ्ट के बारे में। क्लियर है अभिषेक चौबे, बताया था ना। चलिए, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या लेते हैं, रेगुलर ही लेते हैं। चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेल कर रहा हूं, सपोज एसके ट्रेडर्स सेल कर रहे हैं और पीके ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो अगर आप और उसके बीच अगर कोई दूसरा ना हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे कब इसका इस्तेमाल करते हैं, एक बिजनेसमैन है क्या, एएसके, और दूसरे बिजनेसमैन है वह है पीके, और डायरेक्ट एएसके माल भिजवा रहे किनके पास, पीके के पास, या पीके भिजवा रहे किसके पास, एएसके के पास। तो हमेशा क्या लेंगे, रेगुलर। क्या लेंगे, रेगुलर। लेकिन अगर सपोज मान लीजिए एसके बेच रहे हैं और पीके खरीद रहे हैं, लेकिन पीके का नो वो माल मेरे पास नहीं आना चाहिए, वो माल डायरेक्टली मेरे कस्टमर के पास जो रमेश है उसके पास आप भेज दीजिए। किसके पास, रमेश के पास आप भेज दीजिए। तो उस कंडीशन में जो बिल बनाएंगे किसके नाम से, पीके के नाम से, लेकिन शिफ्ट किसके नाम से करेंगे, रमेश के नाम से। क्लियर है, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लेते हैं बाय डिफॉल्ट रेगुलर रहता है, रेगुलर ले लेते हैं। अगला है बिल फ्रॉम, तो आशुतोष ट्रेडर्स का नाम आ गया है, उनका जीएसटी नंबर, स्टेट। क्लियर है, डिस्पैच, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इनका एड्रेस आ गया है क्या, जैसे हमने यहाँ पे नंबर डाला आ गया, बंधु छपरा, ठीक है ना, ये सारा डिटेल आ गया है, पिन कोड भी आ गया है और स्टेट भी बता गया है। अब आगे आते हैं, नीचे देखो अगला ऑप्शन है क्या, बिल टू। बेच कौन रहा है, आशुतोष ट्रेडर्स। खरीद कौन रहा है, तो सपोज अगर कोई दूसरा पर्सन खरीद रहा है, अगर उसका जीएसटी नंबर है, अगर जीएसटी नंबर डालोगे तो नाम एड्रेस वोड्रेस सारा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम डाल देते हैं 09 APMPV, 09 APMPV 1231 M1JD। देखो आ गया, जीएसटी नंबर जैसे डाले क्या हुआ, वो बता दिया किसका है, कंप्यूटर एम्पायर का। क्या, जीएसटी नंबर। कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश, मतलब स्टेट उनका क्या है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वार्ड नंबर बता रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कहाँ के हैं, पटरौना के। इनका पिन कोड नंबर सारा डिटेल आ, क्लियर है। मतलब एक तो तरीका नाम लिखिए तब जीएसटी नंबर लिखिए, और एक तरीका है तुरंत जीएसटी नंबर लिखिए, तुरंत यहाँ पे बिल बन के आ जाएगा, मीन्स उसका नाम डिटेल सब आ जाएगा। क्लियर है, हाँ हमको याद है तब डालें, गेस नहीं किए, ठीक है ध्यान दीजिए। उसके बाद नीचे क्योंकि इनसे हमेशा खरीदते बेचते रहते हैं ना, इनका नाम याद था तो मैंने डाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे यह पूछा जाता है आइटम डिटेल, बोले इनको बेच क्या रहे आप। तो सपोज हम यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से प्रोडक्ट नेम पूछा जाता है, तो प्रोडक्ट नेम यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, यहाँ पे एचएसएन कोड देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी, यूनिट, ये सारा। तो चलिए हमने कुछ क्वांटिटी पहले से बना कर रखा, जैसे सीमेंट, देखिए क्या है, सीमेंट और एक अंबुजा सीमेंट। तो सपोज हम बेच क्या रहे हैं, इनको सीमेंट बेच रहे हैं या अंबुजा सीमेंट बेच रहे हैं, तो हम ले लेंगे अंबुजा सीमेंट। तो देखो जैसे हम अंबुजा सीमेंट लिए, इसका डिस्क्रिप्शन क्या आया, सीमेंट, एचएसएन कोड भी आ गया, ये एचएसएन कोड क्या है, पहले से मेंशन किया गया है। उसके बाद से क्या है, क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, यहाँ पे यूनिट क्या है, बैग। अब बैग का मतलब क्या है, बोरी। जैसे हमने सोचा कि इनको कितना बेच रहे हैं, सपोज हम 20 बोरी बेच रहे हैं, कितना, 20 बोरी। तो पूछा जा रहा है वैल्यू, 20 बोरी का वैल्यू क्या है, हमने बोला 18, सपोज 7,000 हमने दे दिया। ठीक है, मतलब कुछ भी मैंने वैल्यू दे दिया कितने के बेच रहे हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आने के बाद पूछा जाता है सीजीएसटी और ये जीएसटी या आईजीएसटी क्या लागू होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इनका भी स्टेट उत्तर प्रदेश, इनका भी स्टेट उत्तर प्रदेश। क्लियर है। उसके बाद से यहाँ पे लेंगे क्या,
यहाँ पे जो सीमेंट पे जो परसेंट है वो 14% मतलब 28% है, तो 14 प्लस 14 ले लेंगे। आ गया, यहाँ पे देखो अमाउंट भी आ गया। क्या खरीदते तो पता नहीं चलता है, बिना खरीदे ही तो भेज दोगे। अरे यार सीमेंट कहीं से खरीद के लाए होंगे, तो जब खरीद के लाए होंगे तो वहां पर टैक्स नहीं पता चला होगा, और खरीद के लाएंगे तो बेचेंगे दूसरा टैक्स में। जीएसटी का रूल क्या है? कौन सा? वो आइटम पहले से ऐड है इसमें जी, इस पोर्टल पे, तब वो ले ले रहा है बस आपको ना। हाँ जी। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर करना है तो मैं बताऊंगा कैसे ऐड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐड करना पड़ता है, ऐड भी करके दिखाऊंगा, बस करके दिखाऊंगा कैसे होगा। देखिए यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कितना था हमारा, 7,000, तो टोटल वैल्यू देखो सी जीएसटी 980 और यह जीएसटी 980, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया? नहीं, टोटल वैल्यू कितना हो गया? 8960 रुपये। क्लियर है? उसके बाद से नीचे आते हैं, उसके बाद से पूछा जाता है, देखो मैंने बोला ना 3 लोग इन्वॉल्व होंगे, पहला बेचने वाला, दूसरा खरीदने वाला, और तीसरा ले जाने वाला। दिख रहा आपको? अब पूछा जाता है ट्रांसपोर्ट नेम बताइए, ट्रांसपोर्ट नेम देंगे। उसके बाद से ट्रांसपोर्टर आईडी, कि जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसका आईडी होता है, वो रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं लोग, तो उनका नाम, जैसे मान लो त्रिपाठी जी का यहाँ पे चलता है, उनका भी कोई आईडी होगा, तो यहाँ पे इनका नाम, उसके बाद आईडी। क्लियर है? और उसके बाद से डिस्टेंस देखो कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। हम डिस्टेंस अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लेंगे कितना डिस्टेंस है, ये बता देंगे। उसके बाद अगला देखो, अगला ऑप्शन है पार्ट बी, क्या मोड, वह किससे जा रहा है, रोड से या रेल से या एयर से या शिप से, सब ऑप्शन दिया है। मीन्स अगर रोड से जा रहा है तो सेलेक्ट करेंगे रोड, अगर वो माल किससे जा रहा है रेल से तो रेल, और एयर एयर वो सर हवा से नहीं जा रहा है, एरोप्लेन की बात की जा रही है, क्यों कहेंगे हवा, ठीक है। और शिप मतलब समझ रहे हो ना, पानी वाला जहाज, ठीक है, यही कंडीशन आएगा। तो हमारा किससे जा रहा है, नहीं रोड से जा रहा है। उसके बाद से, अरे देख लो पहले कैसे होगा, उसके बाद से व्हीकल टाइप, तो व्हीकल टाइप में क्या लेंगे हम लोग, रेगुलर ये हमेशा रहता है। और उसके बाद से पूछा जाता है किस व्हीकल से जाता है, जा रहा है, तो क्या करेंगे हम, व्हीकल का नंबर मतलब गाड़ी नंबर। अब उसके बाद से अगला है ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, वो ट्रांसपोर्टर का आईडी होता है, ठीक है, डेट होते हैं, उसको क्या करेंगे, डालेंगे और कर देंगे यहाँ पे सबमिट। तो हमको सबमिट नहीं करना है, मैंने जो डिटेल भरना था भर दिया। सपोज हाँ इतने का नुकसान हो जाएगा, नहीं 980, 980 जो लेना मतलब 2,000 टैक्स उनको देना पड़ेगा। अब मान लो इतना हमने कर दिया, अब क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे, ओके आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, ध्यान दो, ईमेल प्रीव्यू दिख रहा आपको, सारा आ गया। देखो कौन सा आइटम है, कौन बेचा, कौन खरीदा, ये सारा डिटेल है देखो यहाँ पे, ठीक है। बस इसी का क्या कर लेते हैं हम लोग, सबमिट करते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के और ट्रांसपोर्टर को दे देते हैं। क्लियर है सबको? उसके बाद करेंगे क्या, यहां से बैक, सबमिट हमको नहीं करना है, और आ जाएंगे कर देंगे एग्जिट। क्या तो 72 घंटे बाद फिर से उसको बनाना पड़ेगा, फिर से हाँ नया, फिर से बना के भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए, व्हाट्सएप का जमाना है ना। करना है, आइटम क्रिएट करना है, तो जब आइटम क्रिएट करना है तो यहीं पे ऑप्शन है माई मास्टर, मास्टर पे आइए, और यहाँ पे ऑप्शन है प्रोडक्ट, क्लाइंट, सप्लायर और ट्रांसपोर्टर। क्या मतलब है, यहां से प्रोडक्ट बना लेंगे, क्लाइंट मतलब जो हमारे कस्टमर है उनका डिटेल भर देंगे, सप्लायर जिसे हम खरीदते हैं उनका यहाँ पे रिकॉर्ड बना लेंगे,
ट्रांसपोर्टर जिससे हम ऐसा माल भिजवाते हैं उसका आप पहले से बना कर रख लेंगे, बार बार लिखने और रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अब मान लो प्रोडक्ट बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद वही पूछा जाएगा, प्रोडक्ट नेम, यूनिट, डिस्क्रिप्शन, एक्सेशन कोड और कितना पर जीएसटी लागू होगा। क्लियर है? ऐसा हम बनाए कि नहीं बनाए? हम लोग बनाए। कब? टैली। तो जब बनाना होगा कहीं काम करेंगे वहां बनाना पड़ेगा आपको। तो आते हैं बनाना नहीं, एग्जिट कर देते हैं। मान लो कोई कस्टमर का डिटेल बनाना तो क्या करेंगे? माई मास्टर, क्लाइंट, और यहाँ पे देखो कितने क्लाइंट पहले से बने हैं, 1 2 3 4। ठीक है आपको? 2 अनरजिस्टर है और 2 रजिस्टर्ड डीलर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जाता है कि वो रजिस्टर्ड डीलर है या अनरजिस्टर्ड डीलर है। अगर अनरजिस्टर्ड डीलर है तो अनरजिस्टर्ड पर क्लिक करके बना लेंगे, रजिस्टर्ड डीलर है बस उसका क्या करेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे, अपने आप आ जाएगा, सबमिट करेंगे, ऐड कर देंगे। प्रासु के लायक है इसलिए लिख रहा है ध्यान से। क्लियर है बाबू? तो ये हमारा ईवे बिल है। अगर कोई पूछता है आपसे ईवे बिल कब जनरेट किया जाए तो क्या जवाब देंगे? हाँ, जब 50,000 से ज्यादा एक ही बिल में ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, या कई सारे टुकड़े टुकड़े बिल हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर वो उस गाड़ी में कितना 50,000 से ज्यादा माल है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ईवे बिल होना चाहिए। ये कंडीशन है कि बनाना अनिवार्य है, कितना पे? 50,000। चाहोगे तो कम रहेगा तो भी बना सकते हो, 50,000 के लिए अनिवार्य है, उससे कम रहेगा तो आपकी मर्जी। हाँ, क्लियर है? तो ऐसे हम लोग ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।